नमस्कार। क्लाइंटेक्स पर आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद ये वीडियो बन रहा है, कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से जो है नई वीडियो बन पा रहा था, इसलिए जो है बहुत लंबी अवधि हो गई, करीब करीब 5 महीने हो गए, 5.5 महीने। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है रेगुलर उस पर जो है इंटरवल पर आवे। आज हम लोग एक देश की ऐसी एक समस्या बोले या एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रहे हैं जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। जी हाँ, काफ़ी चर्चा का मतलब जो है कि हर स्तर के लोग इस पर बात कर रहे हैं, चाहे वो पैसे वाले हों या कम पैसे वाले लोग हों, समाज के सभी मतलब कि जो है स्तर के जो है अमीर गरीब सभी लोग इस पर बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों को चिंता है, कुछ सबकी अपनी अपनी राय है। तो ये समझने की जरूरत है कि क्या मैटर क्या है और उसमें सच्चाई क्या है। और ये है इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात। जी हाँ, ये इसलिए हर लोग इस बात को इसकी चर्चा कर रहा है कि पेट्रोल का इस्तेमाल जो है इस देश में हर तबके के लोग करते हैं। अमीर तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के, गरीब लोग सभी करते हैं। बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, महंगी गाड़ियां हैं जिसमें पेट्रोल जलता है। मीडियम क्लास के लोग जो है छोटी छोटी गाड़ियां, मीडियम टाइप गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। छोटे लोग बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं, और ये सारी पेट्रोल से चलती है। और ये और ज़्यादा टॉपिक जो है डिस्कशन का बन गया, चूँकि अभी करंटली देखा है आपने कैसे ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच के जो युद्ध चल रहा है, इसके कारण जो है अभी जस्ट पिछले 2 हफ्ते के अंदर आपने देखा पेट्रोल के दाम भी काफ़ी बढ़े हैं। निश्चित रूप से हमारी और आपकी जेब पर इसका असर पड़ा होगा और इससे जो है चर्चा और तेज हो गई है। आपको ध्यान होगा अभी कुछ साल पहले करीब 2010-11 के आसपास में इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत हुई थी। शुरुआती में बहुत कम 5% पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती थी, और वो भी देश के कुछ सेलेक्टेड इलाकों में ही उसकी सप्लाई होती थी। देश के ज़्यादातर इलाकों में सिर्फ पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल जो है वही सप्लाई होता था। बाद में ये करंट सरकार जो है, एनडीए की सरकार 2014 में आने के बाद शायद मतलब कि 2016-17 के आसपास में 10% पेट्रोल की ब्लेंडिंग शुरू हुई, और अब ये 20% तक जा चुका है। और 1 अप्रैल 2026 से पूरे के पूरे भारत में हर जगह पेट्रोल जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ सप्लाई किया जा रहा है। मतलब इसको E20 भी बोलते हैं। E20 का मतलब है 20% इथेनॉल, E10 का मतलब है 10% इथेनॉल, और E5 का मतलब है 5% पेट्रोल। और ऐसा सुनने में आया है, हालांकि कोई ऐसा ऑफिशियल इसमें नहीं है, कि सरकार इसको 30% तक ले जाने की कोशिश कर रही है। और एक अलग समाचार ये है कि E85 और E100 मतलब कि जो है इथेनॉल का भी इस्तेमाल भी करने की बात हो रही है। मतलब 85% इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो सकती है, या इवन 100% इथेनॉल भी जो है वो भी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लोगों का ये कहना है कि साहब इथेनॉल के फ़ायदे क्या हैं, बहुत से नुकसान भी लोग बताते हैं, बहुत से मतलब इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। डेफिनेटली जो है दोनों है कि कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हमें देखना है कि भैया गिवन द सर्कमस्टांसेस जैसा अभी दुनिया में चल रहा है, और भारत में 85% क्रूड ऑयल जो है हम इम्पोर्ट पर डिपेंडेंस है, क्योंकि अपने यहाँ उसकी उपलब्धता नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होता है, या कह सकते हैं रिजर्वायर की कोशिश की जा रही खोजने की बहुत इलाकों में, अंडमान निकोबार में, राजस्थान के डेजर्ट्स में, गंगा बेसिन में भी खुदा चल रही है, खुदाई कुछ मिल भी रहे हैं। लेकिन 85% सच्चाई यही कि 85% क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं, और इससे देश को एक बहुत बड़ा मतलब कि बोझ पड़ता है देश के फॉरेन एक्सचेंज पर। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स के दे करके हम इसको परचेज करते हैं, और उसका असर निश्चित रूप से आपके जो है देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। और क्रूड ऑयल के दाम जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। हमारा जो है डॉलर एक्सचेंज का जो रिजर्व है उस पर बोझ पड़ता है, और हमारे
रुपीज़ जो है वो नीचे गिरने लगती है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो डॉलर मजबूत हो जाता है। जैसा अभी आप देख रहे हैं रुपीज़ जो है करीब करीब जो है डॉलर के मुकाबले 96-97 के रेंज में चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार ने इसको जो है वो करने के लिए किया कि इथेनॉल का इस्तेमाल करें ताकि क्रूड पर डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म नहीं हो सके, कम से कम हो सके। और इसलिए जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम लाया गया और ये धीरे धीरे 20% तक आया है। फ्यूचर में देखें क्या होता है आगे। तो आइए इसी पर हम बात करते हैं कि क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो हमारे लिए सही है, ठीक है, या होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, इस मोड़ में बात करने की कोशिश करेंगे। अब जब इथेनॉल पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग के क्या फ़ायदे हैं इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर क्या नुकसान है उस पर भी बात कर लेंगे और तब ये एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या ये देश के लिए, देश के लोगों के लिए ये सही है या नहीं है। यदि इथेनॉल ब्लेंडिंग के जो है फ़ायदे की बात करें तो पहला तो है कि ये इसके बर्निंग से जो है, इसका जब इस्तेमाल करते हैं आपके इंजन में चलता है तो ये रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ग्रीन हाउस एमिशंस को जो है। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जो कि हमारे इंटरनल कंबशन या जो हम गाड़ियों में पेट्रोल जलाते हैं उससे थोड़ा बहुत निकलता है, तो उसमें और कमी आएगी क्योंकि पेट्रोल ये इथेनॉल जो है ज़्यादा क्लीन फ्यूल है, उसमें बहुत कम मतलब कि जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की जो है इमिशंस होती है। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको इमीडिएट पॉल्यूशन के मामले में जो है एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। आपका हवा शुद्ध रखने में आपको मदद मिलेगी, खत्म नहीं होगी, मदद मिलेगी, कम पॉल्यूशन कम हो सकता है। इथेनॉल बर्न्स क्लीनर देन प्योर फ्यूल, लोअरिंग हार्मफुल एग्जॉस्ट पॉल्यूटेंट्स। जैसा मैंने कहा कि जो है ज़्यादा अच्छे से जलता है, पूरी तरह से जल जाता है, इसको जलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और ये कम हार्मफुल गैसेज जो है इसके एग्जॉस्ट से निकलते हैं। इसके कारण जो है आपका प्रदूषण जो है हमारे वातावरण में जो है वो कम होगा, ऐसा बिल्कुल प्रूवन है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि इथेनॉल जो है एक रिन्यूएबल फ्यूल है, क्योंकि ये क्रॉप्स जो हैं शुगर केन, कॉर्न, व्हीट, राइस या इवन पराली जो पंजाब हरियाणा वगैरह में धान की कटाई के बाद जो होता है जिसको जला देने से पॉल्यूशन पैदा होते हैं, उससे ही बनाई जा सकती है। जी हाँ, तो आप कहेंगे रिन्यूएबल कैसी है, ये इसके जलने के बाद भी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वो जो है हमारे कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस हवा में डालेगी। नहीं, इसको इस तरह समझिए, क्योंकि ये क्रॉप से पैदा होता है, क्रॉप से इसको तैयार किया जाता है और क्रॉप्स जो है आप लगाते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्के हो गए या और भी तरह की चीज़ें जो हो गई, ये जब हम पैदा करते हैं तो ये इनका ग्रोथ जो होता है, इनका जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्या इस्तेमाल होता है, हवा कार्बन डाइऑक्साइड ही इस्तेमाल होता है। मतलब कि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके जो है वो फूड बनाते हैं और शुगर केन है, गेहूँ है, चावल है, और उसी का इस्तेमाल हम फिर मतलब कि एज ए फ्यूल करके फिर थोड़ा सा कार्बन जो है हवा में हम उसको कर रहे हैं। तो वर्चुअली एक साइकिल है कि जो हमने हवा से एब्जॉर्ब किया उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम हवा में दोबारा डाल रहे हैं अपने इंजन में इस्तेमाल करके। इसका मतलब ये है कि हम एक्स्ट्रा कोई जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा में नहीं डाल रहे हैं। इसका मतलब जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वो अगले साइकिल क्रॉप जब पैदा होगा इथेनॉल बनाने के लिए, उसमें जो है आपको इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो वर्चुअली बराबर, इसलिए इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, जबकि फॉसिल फ्यूल जैसे हम लोग क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाते हैं वो एक एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड उतना अमाउंट हम जितना निकलता है वो हम हवा में डाल रहे हैं या वातावरण में डाल रहे हैं, तो वो एक एडिशनल एडिशन हो रहा है जिसके कारण हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है हवा में बढ़ सकती है और बढ़ रही धीरे धीरे, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी और हमारा जो है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है आपके हो सकती है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, यही एक कारण है कि जिसके कारण जो है
इंपोर्ट डिपेंडेंसी तो एक सबसे बड़ा कारण है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप एक ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर आप जो कार्बन इमिशन करते हैं हवा में, वो फिर अगले साइकिल में जब क्रॉप तैयार होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसी को फिर हम इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब नए कोई कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में नहीं डालेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये मतलब जो है ये होने वाला है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स का ले लें तो आपको जैसा मैंने बताया कि आपका क्रूड पर डिपेंडेंस आपकी कम हो जाएगी इंपोर्ट करने पर, क्योंकि आप 85% क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं आज दुनिया से, और ये 200 बिलियन 250 बिलियन के लगभग में जो है हमारा इंपोर्ट बिल हो जाता है। एक बहुत बड़ा दबाव है आपके देश की इकोनॉमी पर ये। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज जो है मतलब कि जो है उसको अर्न करने में बहुत एफर्ट लगता है, उतने आपको एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, फिर आपको आता है एक्सपोर्ट करने के लिए आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए कंपोनेंट्स आप मतलब कि जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तब आपका फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट जितना आप कर पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमेशा नेगेटिव में चल रहा है, पॉजिटिव में हम नहीं हुए, करंट अकाउंट सरप्लस नहीं हुए। कुछ देशों के साथ सरप्लस हो सकता है, जैसे अमेरिका के साथ था, ये सब और भी देशों के साथ, लेकिन चाइना के साथ बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। तो ओवरऑल हमारे लिए जो है ये बहुत बड़ी राहत होगी यदि हम पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को हटा सकें, और ये एक मन समझिए टर्निंग पॉइंट होगा हमारे देश के इकोनॉमी के लिए। तो ये फॉरेन एक्सचेंज पर इससे दबाव बन जाएगा, दबाव घट जाएगा, मतलब कि जो है इंपोर्ट्स घटने से जो है साथ साथ जो है ये लोकल एग्रीकल्चर को जो सपोर्ट कर रहा है। लोकल एग्रीकल्चर का सपोर्ट का मतलब है कि आपको फार्मर्स को जो है इससे फायदा हो। जी हाँ, शुगर केन उगाने वाले फार्मर होंगे, मक्के उगाने वाले होंगे, चावल गेहूं जो है उगाने वाले होंगे, उनको इससे फायदा होने वाला है। जी हाँ, इससे फायदा होने वाला है। क्योंकि उनको अपने प्रोड्यूस की जो है प्राइसेज ज़्यादा मिलेंगे। अभी उनके प्रोड्यूस सिर्फ खाने पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं, निश्चित रूप से जो है उनकी प्राइसिंग एक खास उससे ऊपर नहीं जा पाती है, उनको उतनी बेनिफिट नहीं होती। द मोमेंट इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे फार्मर फायदा। और ऐसा देखा भी गया है महाराष्ट्र, यूपी में, जहाँ इथेनॉल के बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं, बिहार में भी कुछ प्लांट्स लगे हैं, तो वहाँ के फार्मर्स को ज़्यादा इनकम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मतलब कि जो है एक फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे फार्मर्स बड़ी संख्या में जो देश में हैं, उनकी उनका जो है आर्थिक स्तर जो है या उनका जो इकोनॉमिक मतलब जो ये है लेवल है, उनकी समृद्धि को जो है वो बढ़ाने में मदद करेगा। फार्मर के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो और ज़्यादा मतलब कि जो है खर्च करेंगे, और उनकी स्थिति जो है गाँव में जो है रह करके वो यदि पैसे कमा सकते हैं तो बड़े शहरों की ओर माइग्रेशन उनका रुकेगा, इससे पूरी इकोनॉमी पर इसका फर्क पड़ने वाला है। तो फार्मर्स को ज़्यादा इनकम होगा, ये इससे इंश्योर होता है। साथ साथ जो ये बड़े स्तर पर इसकी वो होगी तो पैसा आने लगेगा फार्मर्स को, तो नेचुरली वो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करेंगे और लेबर इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए जो है, तो इससे जो है एग्रीकल्चर में लोकल लेवल पर जॉब क्रिएशन होने वाला है। जी हाँ, ये आपको एकदम मान्य, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, देश की इकोनॉमी पर, सुरक्षा पर बहुत सब किया है, लेकिन जॉब क्रिएशन जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस सरकार के में भी या पिछली सरकार में भी कह सकते हैं। जॉब क्रिएशन भारत की जनसंख्या के अनुसार जितनी है उतनी नहीं हो पाई है। तो ये एग्रीकल्चर में एक जॉब क्रिएशन करेगा लोकल लेवल पर, अपने गांव के लेवल पर, के कारण जो है आज जो गांव से पलायन होता है बड़े बड़े शहरों की तरफ जो है उस पर थोड़ी सी कमी आएगी। दूसरा इंजन की परफॉर्मेंस को आप ले लें। जी हाँ, इंजन की परफॉर्मेंस को आप ले लें तो एक पैरामीटर होता है पेट्रोल फ्यूल के साथ में कोई फ्यूल जो होती है, लिक्विड फ्यूल जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इनमें, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर ये बताता है कि किसी फ्यूल को और एयर के मिक्सचर को दबाया जाए तो कितना उसका टेम्परेचर, जैसे जैसे आप दबाते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और एक सर्टेन टेम्परेचर यदि बढ़ गया उसका तो वो इग्नाइट हो जाता है।
कर जाता है और एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, वो ऊपर पिस्टन को ऊपर ले जाने के बजाय वो धकेलना शुरू कर देगा नीचे। तो किसी भी लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल हो या डीजल, ये कोशिश किया था कि पिस्टन जब हवा और मतलब फ्यूल का और एयर का मिक्सचर जो है उसको कॉम्प्रेस करते करते बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, जहाँ फिर वो नीचे आएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, और तब उसको इग्नाइट किया जाता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग से इग्नाइट किया जाता है, और डीजल में खुद अपने टेम्परेचर की वजह से जो है डीजल एक्सप्रेस किया जाता है, वो खुद ही जल जाता है। तो ये है कि जब ऑक्टेन नंबर ये जितना हाई होगा किसी फ्यूल का, वो उतने ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर खुद इग्नाइट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप जब पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को जो है नीचे से पिस्टन में ऊपर उठता है, आप कंप्रेस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि टॉप तक अपने जहाँ तक जा सकता है पिस्टन वहाँ तक जाएगा, और तब स्पार्क प्लग जो है वहाँ पर मतलब कि स्पार्क करेगा, तब जलेगा और फिर ये नीचे की तरफ से जो है आएगा, तो ताकि इंजन को पावर मिलेगा। लेकिन जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि पूरी टॉप तक आने के पहले ही जो है वो फ्यूल ऐसा है कि उसका ऑक्टेन नंबर कम है कि स्पार्क प्लग जहाँ जलना चाहिए उसके पहले ही वो जल गया, उसमें आग लग गई, तो वो आगे जाने के बजाय, ऊपर जाने के बजाय वो नीचे जाना शुरू कर देगा, और इससे क्या होगा कि इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में मतलब कि जो है थ्रस्ट में पावर मिल जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन। ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है किसी भी इंटरव्यू कंबशन इंजन के लिए। ये कभी नहीं हुआ कि भाई पिस्टन जो है जा रहा है और जहाँ से उसको लौटना है उसके पहले ही उसको पीछे की तरफ धकेल दिया जाए, तो इसको बोलते हैं नॉकिंग। जी हाँ, तो जितना हायर ऑक्टेन नंबर होता है किसी फ्यूल का, उतना ही ज़्यादा उसकी एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक अच्छी होती है। पेट्रोल की जो है ऑक्टेन नंबर करीब करीब जो है 92 से लेकर 97 तक होती है, और इथेनॉल की जो है ऑक्टेन नंबर जो है वो है 113, काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि आप इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देते हैं तो आपका जो है ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, नॉकिंग की प्रोबेबिलिटी करीब करीब वो ख़त्म कर देता है। यानी कि आपका इंजन डैमेज नहीं होगा नॉकिंग की वजह से, और साथ साथ बेहतर परफॉर्मेंस इंजन की होगी, माइलेज भी थोड़ा उसे इंप्रूव हो सकता है, और साथ साथ जो है आपकी इंजन का पिकअप, एक्सेलरेशन वगैरह वो सब इंप्रूव करेगा, क्योंकि वो नॉकिंग नहीं कर रहा है आपकी इंजन के एग्जैक्ट जहाँ पर जाकर के स्पार्क प्लग से ही वो फ्यूल को जलाया जा रहा है, अपने आप वो दबाव के कारण जो गर्मी पैदा होती है उससे नहीं जल रहा है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगी उतना ही ऊपर टेम्परेचर को जलेगा, इसलिए जो है एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है जो फ्यूल इथेनॉल ब्लेंडेड की होगी वो पेट्रोल की वजह के कंपेरिजन में बहुत अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। इससे आपके इंजन के परफॉर्मेंस को बूस्ट मिलेगा और आपका इंजन ज़्यादा इफिशिएंटली काम करेगा। ये तो हो गई मतलब कि जो है इसके, और उसके कारण जो है हेल्प्स प्रिवेंट इंजन नॉकिंग, जो मैंने बता दिया कि आपको जो है इंजन नॉकिंग को ये प्रिवेंट करता है और उससे जो है उससे फ़ायदा होता है। एक्ट्स एज एन ऑक्सीजनेट हेल्पिंग फ्यूल बर्न मोर कम्प्लीटली। जी हाँ, इथेनॉल जो है में ऑक्सीजन भी होता है, तो इस कारण से जो है वो बाहर से तो ऑक्सीजन लिया ही जा रहा है एयर में, और उस फ्यूल के अंदर में भी ऑक्सीजन है, तो वो और भी बेहतर ढंग से पूरे फ्यूल को जलाने में मदद करता है। तो आपका अनबर्न्ड फ्यूल जो होता है, जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा मतलब कारण होते हैं, वो नहीं मतलब करीब करीब पूरा का पूरा फ्यूल जल जाता है। इसके कारण आपकी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, ज़्यादा मतलब कि जो है आपको इंजन की परफॉर्मेंस जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। और इसके साथ साथ जैसे आप मतलब कि जो है इथेनॉल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करेंगे, तो आपके देश की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो और इंश्योर होगी और इन्हेंस होगी। क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी, जैसे आपने देखा ईरान इराक वार में कैसे एलपीजी की शॉर्टेज देश में चल रही है, बाकी मैनेज किया जा रहा है लेकिन शॉर्टेज चल रही है, आपाधापी मच रही है। फिर पेट्रोल डीजल तो फिर भी मैनेज हो रहा है, लेकिन उस पर भी दबाव है। जियोपॉलिटिकल कारणों से भी जो है मतलब कभी अमेरिका कहता है कि रूस से तेल नहीं लेना है तो यहाँ से तेल नहीं लेना, ईरान से नहीं लेना है, आपको यहीं से लेना है, वेनेजुएला से खरीदें, अमेरिका से खरीदें। ये सब जियोपॉलिटिकल प्रेशर आप पर बना रहता है हमेशा। और चूंकि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर कोई देश आगे ग्रो नहीं कर सकता, खासकर ये जो है आपके जो है
पेट्रोलियम बेस्ड में ऑटोमेटिव फ्यूल जो होते हैं गाड़ियों के लिए जो फ्यूल होते हैं, उसके बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता आपकी इकोनॉमी। तो उसके लिए आपको ब्लैकमेल आपको होते रहते हैं दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ, खासकर अमेरिका के साथ। वो फोर्स करते हैं कि आप वेनेजुएला से तेल लें जो उनके कंट्रोल में है, चाहे अमेरिका से ही ले जो वो निकालते हैं और महंगे दाम पर बेचना चाहते हैं। जबकि आप रशिया से ले रहे थे तेल यूक्रेन वार के समय तो सस्ते दाम पर मिलती थी। ईरान से यदि आप आज तेल मिलना शुरू हुआ तो ईरान की इकोनॉमी बहुत खराब है, तेल बेचना के लिए सस्ते दाम पर बेच सकते हैं। तो आप उस ब्लैकमेलिंग से भी जो है बाहर आ सकते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी देश की जो है वो इनहेंस होगी। चूंकि इथेनॉल जो है आप लोकली जो है एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस करके जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो नेचुरली आपकी डिपेंडेंस जो है बाहर के जो है देशों पर से पर्टिकुलर। एक बात और मैं कहना चाहता हूं जो कि डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी इसका रहता होगा। अपने देश में देखिए कैसे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पिछले 25, 30, 40 सालों में बढ़ा है। उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं जो है जो गल्फ कंट्रीज के ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इनका हाथ रहा है। जी हाँ, बहुत बड़े तादाद में वहाँ से फंडिंग जो है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के लिए आई। यहाँ पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ मतलब जो है मस्जिदें और मदरसे जो हैं देश में इधर उधर जो है उनको कुत्ते की तरह खुल गए और इससे जो है कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है। और वो कहाँ से हो रहा है? हम लोग जो खरीदते हैं तेल, हम खरीदते हैं और देश खरीदते हैं, उसी पैसे का इस्तेमाल करके जो है इस रेडिकलाइजेशन के ऊपर बढ़ावा दे रहे हैं। तो सोचिए हम अपनी बर्बादी के लिए खुद पैसे दे रहे हैं उन देशों को, तो उसमें यदि कमी आती है हमारे लिए। लेकिन इसके कुछ मतलब कि जो है ये भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। इथेनॉल के अंदर में जो है एनर्जी कंटेंट जो है एज कंपेयर टू पेट्रोल कम होता है। जी हाँ, मैं भी बताता हूँ कितना कम होता है। 1 लीटर पेट्रोल जितना एनर्जी होता है उससे कम एनर्जी होती है आपके इथेनॉल में। तो निश्चित रूप से जितना ज़्यादा इस्तेमाल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके गाड़ी की माइलेज जो है पर किलोमीटर पर लीटर जो है आप मेजर करते हैं और बहुत चिंता करते हैं। क्योंकि महंगा फ्यूल है तो निश्चित रूप से चिंता ज़्यादा होती है हमें, वो निश्चित रूप से कम होगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ये इसके निगेटिव एस्पेक्ट में बता रहा हूं कि ज़्यादा इथेनॉल मिक्स करेंगे आपकी गाड़ी की माइलेज घटेगी। Higher ethanol blends can slightly reduce fuel efficiency since ethanol contains less energy than petrol by volume। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में जितनी एनर्जी है 1 लीटर इथेनॉल में उससे कम एनर्जी है। सीधा हिसाब है, मैं कितना कम है वो बताता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हम लोग के आम आदमी के लिए, बड़े लोगों के लिए, बहुत हायर इनकम ग्रुप वालों के लिए कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन हमारे और आपके लिए जो है नॉर्मल लोगों के लिए जो है निश्चित रूप से, क्योंकि अब एक तो महंगा भी कर दिया गया है पेट्रोल को जो है, और हमें वही पेट्रोल ज़्यादा भी खरीदना पड़ेगा। दोहरी मार है, महंगा भी है और ज़्यादा भी खरीदना पड़ेगा। दोनों तरफ से मार पड़ रही। ये एक चिंता का विषय आम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए या निम्न मध्यम वर्ग के लिए या लोअर इनकम ग्रुप के लिए ये है बहुत बड़ा। क्योंकि आज के दिन में ये नहीं कर सकते भैया ये मैंने गरीबों के पास बाइक नहीं होता, चाहे वो इस्तेमाल पेट्रोल नहीं, हर के पास में हर घर में जो है बाइक कम से कम है। आज के ज़माने में काम काज के लिए वो बाइक ना रहे तो आदमी का सब चौपट रहता है। तो अब जा देख लेते हैं कि एनर्जी कंटेंट कितना इसमें है। जैसे एनर्जी डेंसिटी मतलब कि जो है ये लिया जाए, यदि एनर्जी डेंसिटी को देखा जाए तो पर लीटर जो है इथेनॉल में आपका है 21.2 किलो जूल 1 लीटर में, और यही चीज जो है पेट्रोल में होता है 34.2 किलो। तो आप देख लीजिए करीब मोर देन 30% का मैंने की कमी यहीं पर है। जी हाँ, 21.2 और 34.2, तो इतना ये डिफरेंस है, मोर देन 30% का डिफरेंस है।
यदि केजी में देखें तो पर केजी इथेनॉल में जो है करीब करीब 26.8 मतलब किलो जूल है, और पेट्रोल में जो करीब 44.6 किलो जूल है। तो यहाँ पर भी मतलब कि जो है आपको वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तब भी कमी है, और वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो करीब मोर देन 30% है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है आपका मतलब कि जो है जो उससे कितनी हीट उसके अंदर में होती है, कितना एनर्जी, उस हिसाब से उस एंगल से देखेंगे तो गैलन की बात कर रहा है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में गैलन दिया हुआ है। इसमें जो है गैलन 4.5 लीटर का होता है, 4.5 लीटर 1 गैलन में होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू पर गैलन जो है यदि 4.5 लीटर का ले लें तो 76.3 मतलब कि जो है किलो कैलोरी है इसके अंदर में, क्या कहते हैं, इथेनॉल में, जबकि आपको पेट्रोल में वही हुआ था 114। जी हाँ, यहाँ 76.3 है, वहाँ 114 हो जाता है। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से भी आप देखेंगे जो भी एनर्जी का ही एक मापने का तरीका है, वहाँ पर भी इथेनॉल कम, काफ़ी कम है, 30% से ज़्यादा। ऑक्टेन नंबर जैसे बताया कि ऑक्टेन नंबर जो है इथेनॉल का ज़रूर बेहतर है, ये एक फ़ायदे की चीज़ है, ये जिसको हम कर सकते हैं। और नेचुरली है कि जो क्लीनर बर्निंग होती है, लेस मतलब कि हार्मफुल गैसेस की इमिशंस होते हैं, लेस ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती हैं, वो एक अनदर फ़ायदा है। तो ऑक्टेन नंबर के हिसाब से ये पेट्रोल को पीछे छोड़ता है, ये 113 है। पेट्रोल में डिपेंडिंग ऑन कैसे उसको बनाया जाता है, क्या क्या उसमें रहते हैं, 92 से लेकर 97 तक रहता है। भैया हम लोग जो इंडिया में नॉर्मल पेट्रोल हमें 93-94 ऑक्टेन नंबर वाली मिलती है, विच इज़ गुड एनफ। आपके इंजन को बहुत ज़्यादा वो नहीं हार्मफुल करता, लेकिन ये 113 है तो निश्चित रूप से इसकी ज़्यादा अच्छी बर्निंग होगी और ज़्यादा बढ़िया मतलब कि आपका जो है आपको इससे इफ़िशियंसी भी बढ़ती है, अच्छे से पूरा फ्यूल बर्न हो जाती है, इफ़िशियंसी बढ़ती है। लेकिन वो जो एनर्जी जो इथेनॉल में कम है उसको कंपेंसेट नहीं कर पाता। एनर्जी जो 30% से ज़्यादा जो कम है उसको कंपेंसेट नहीं कर पाता ये फ्यूल एफिशिएंसी जो ऑक्टेन नंबर बढ़ने से जो बढ़ती है। तो प्रैक्टिकली आप इसका क्या देखें, इथेनॉल जो है कहेंगे ओवरऑल जो 38% लेस एनर्जी पर लीटर देन पेट्रोल, 38% कम एनर्जी आपको दे रहा है ये पेट्रोल से। तो निश्चित रूप से आपके माइलेज तो घटेगी, निश्चित रूप से घटेगी। मतलब कि आप नॉर्मल पेट्रोल जो पहले मिलता था, यदि 20% आपने इसमें कर रखा है तो 1-1.5 किलोमीटर माइलेज आपकी निश्चित रूप से जानी है। 1-2 किलोमीटर माइलेज आपकी 1-1.5 किलोमीटर माइलेज कम हो जाएगी। आपको ट्रेड ऑफ करना है, आपको फ्रेंड्स अब इसका आगे थोड़ा सा बात करेंगे इस पर कि क्या सब गवर्नमेंट करनी चाहिए। तो आपको इसका मतलब है कि सेम दूरी तय करने के में जितना पेट्रोल लगता था, अब आपको जो है इथेनॉल वाला पेट्रोल आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। फ्यूल कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा। यदि E10 का एक एनालिसिस करके बताया गया कि यदि E10 पेट्रोल है 10% इथेनॉल उसमें है तो 2 से 3% जो है रिडक्शन फ्यूल इकोनॉमी में आ जाती है। E20 के बारे में बोला जाता है कि 5 से 6% जो है आपकी फ्यूल एफिशिएंसी डाउन हो सकती है, और हो रही है, हो सकती क्या हो रही है। अब है कि कैसे हम लोग इसको ये करें कि लोअर एनर्जी कंटेंट होने के बावजूद भी क्यों हम इथेनॉल की तरफ हमें जाना चाहिए। पहली बात तो कि हायर ऑक्टेन जो है हमारा इंजन को ज़्यादा अच्छे तरह से मतलब कि जो है फ्यूल चलाने में मदद करता है, और लेस हार्मफुल गैसेज जो है और लेस ग्रीन हाउस गैसेज जो है इमिट करता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे लिए है। इंजन को डैमेज कम होता है बिकॉज की मतलब कि जो है एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी जो इसकी हायर ऑक्टेन नंबर 113 होने के कारण जो है आपको मिलती है, तो आपके इंजन ज़्यादा अच्छे से चलता है। और साथ साथ ये रिन्यूएबल सोर्स है, तो हम एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में रिलीज नहीं कर रहे हैं, और जो रिलीज किया वो फिर अगले क्रॉप साइकिल में उसी इथेनॉल को बनाने के लिए जो है एब्जॉर्ब कर लेगा हमारे प्लांट्स, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ये रोकेगा।
ये एक फ़ायदा है। और अब बात आती है कि भाई क्या सब फायदे ही हैं? नुकसान तो मैंने बता दिया, एक तो एनर्जी कम है तो आपकी, लेकिन दूसरा नुकसान होता कि इथेनॉल जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब है कि ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करता है। तो आपका फ्यूल टैंक में पड़ा रहेगा, जब पेट्रोल पंप पर जो फ्यूल टैंक के अंदर वहाँ पर हवा में यदि मॉइस्चर, तो वो इथेनॉल एब्जॉर्ब करता है और वो मॉइस्चर आपके इंजन में, तो आपके तेल में जो ब्लेंड पेट्रोल और इथेनॉल का ब्लेंड है उसमें जो है मिक्स हो जाता है। ये मॉइस्चर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके इंजन पर असर डाल सकता है। क्योंकि हमारे इंजन जो बने हुए हैं वो प्योर इस पर चलने के, पेट्रोल चलने, जिसमें बहुत कम मॉइस्चर, ऐसा नहीं कि पेट्रोल में मॉइस्चर नहीं होता है। आप इसके प्रोडक्शन को देखेंगे तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो अभी हमारे इंजन बने हुए हैं इस पेट्रोल पर, पुराने पेट्रोल पर चलने के लिए, उसमें जो है ये समस्या थोड़ी आ सकती है कि आपका इंजन पर में कोरोजन की इफेक्ट आ गई है। हालांकि अब नए इंजन से बहुत सी चीज़ें बदल दी गई हैं, आज के ज़माने के इंजन जो आती हैं शायद उतना ना आवे, लेकिन कहीं ना कहीं आएगी, थोड़ी बहुत इफेक्ट डाल सकता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इंजन का उसका ऐसा लोगों का अनुमान है, लेकिन इस पर कोई डेटा नहीं है कि कितना डैमेज करता है। यह है चूँकि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो लोगों ने कोई प्लास्टिक के पार्ट्स या कुछ रबर के पार्ट्स जो उसमें हैं उस पर असर डाल सकता है, या आपके मेटालिक पार्ट्स जो हैं उस पर भी असर डाल सकता है। ये अनुमान है, लेकिन चूँकि अभी नया शुरू हुआ है तो अभी इसके कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है कि कितना असर डाल रहा है, कितनी गाड़ियाँ खराब हुई, मेंटेनेंस कॉस्ट किस हिसाब से, इसकी कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, इसलिए उस पर अभी कुछ कहा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से हायर मॉइस्चर कंटेंट के लिए जो है आपको अपने इंजन में बदलाव करनी चाहिए। और इसलिए ये आ रहा है फ्लेक्स फ्यूल इंजन। फ्लेक्स फ्यूल इंजन नए जमाने के इंटरनल कंबशन इंजन हैं, जो कि पेट्रोल पर भी चल सकते हैं, पेट्रोल इथेनॉल के ब्लेंडिंग पर भी चल सकते हैं, और प्योर इथेनॉल पर भी चल सकते हैं। आज की अपनी गाड़ी में यदि 100% पर इथेनॉल आप डाल दें तो आपकी गाड़ी शायद स्टार्ट ना हो। जी हाँ, आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो, इसलिए उसमें पेट्रोल का कुछ होना जरूरी होता है। लेकिन जो नए जमाने के इंजन आ रहे हैं, फ्लेक्स इंजन जिसको बोलते हैं, वो इंजन जो है आपको प्योर 100% इथेनॉल भी आपको ये कर सकते हैं, यूज कर सकता है। इसलिए भारत सरकार जो है E85 और E100 का जो कंसेप्ट आ रहा है वो इन्हीं के, क्योंकि कुछ इन्हीं गाड़ियों के लिए है, फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ियाँ। क्योंकि अभी नियर फ्यूचर में, अभी शायद जून महीने में ही मारुति जो है एक वैगन आर का एक मॉडल जो है फ्लेक्स इंजन के साथ लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, ऐसा मैंने सुना है कि 6 जून को या समथिंग को जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और नेचुरली है कि अब जैसे ही वो लॉन्च होगा, सारी कंपनियां जब फ्लेक्स इंजन लेकर के आ जाएंगी, तब उन इंजनों में जो है ये जो मॉइस्चर के कारण जो इंजन को के खराब होने के चांसेस जो हैं बताए जा रहे हैं, वो उसमें एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वो बनाए ही गए हैं इस तरह से कि हायर मॉइस्चर कंटेंट के साथ वो अच्छे से चल सके। तो वो आ जाएंगे तो शायद मतलब नए जो गाड़ियाँ बिकेंगी या नए लोग जो गाड़ियाँ खरीदेंगे लोग, उनको वो परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी है कि भाई 20% तक तो चलिए, फिर भी आपका इंजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा यदि बढ़ जाएगा तो क्या इसका इफेक्ट आएगा ये कहना मुश्किल है। ये सरकार और बढ़ाने की कोशिश करती है तो शायद मेरा अपना मानना है कि सरकार को एक ऑप्शन देना चाहिए कि भैया ठीक है, हायर इथेनॉल वाले पेट्रोल भी मिले और लोअर इथेनॉल वाला पेट्रोल भी थोड़ा महंगा ही दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम हमारी इंजन की, गाड़ी की इंजन तो सेफ रहेगी। तो वो भी, उसके भी डिस्पेंसेशन यूनिट जो है पेट्रोल पंप पर लगने चाहिए, जो कि ब्राज़ील में आप देखेंगे E20, E40, E70, E100, E80 सब मिलते हैं। अब अपने चॉइस के हिसाब से, ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग करने वाला और प्योर इथेनॉल पर गाड़ियाँ चलाने वाला देश है, और बहुत सक्सेसफुली उनका प्रोग्राम चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम जो है कोई मतलब कि जो है अननोन चीज़ है और ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया में परखा नहीं गया है। लेकिन यही है कि आप फोर्सिबली जो है कहेंगे कि E40 पेट्रोल या E50 पेट्रोल भी जो है, वो भी जो है पुरानी, जिनके पास जो गाड़ियाँ अभी नहीं खरीद सकते या नहीं बेचना चाहते, ऐसा लगता है उसमें, उनको अभी फोर्स करते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें, दैट इज नॉट। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि वैसी गाड़ियां जो पुरानी है उनको जो है 10% या 20% मैक्सिमम पेट्रोल ब्लेंडिंग जो है वो मिलती रहनी चाहिए। यदि हायर ब्लेंडिंग का वो करते हैं तो उसके लिए अलग डिस्पेंसेशन यूनिट वहाँ बना दें पेट्रोल पंप पर, ताकि
उसमें वैसे लोग खरीद सकें जिनके नए इंजन हैं, वो वहाँ से पेट्रोल ले सकें। और साथ साथ इंसेंटिव देने के लिए जो है कि नए तरह के लोग जाएं, सरकार को जो है हायर इथेनॉल वाला जो पेट्रोल है उसके प्राइसेस थोड़े कम रखने पड़ेंगे। क्योंकि इथेनॉल की प्रोडक्शन जो है की कॉस्ट जो है पेट्रोल से कम होती है, 60-70 रुपये पर लीटर होती है, तो सरकार को निश्चित रूप से उसमें रियायत देनी चाहिए। ये एक सॉल्यूशन है। और E85 और E100 तो निश्चित रूप से वो 100% पेट्रोल और नए इंजन के साथ ही वो इस्तेमाल हो सकता है, पुराने इंजन के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 20 E20 से यदि E30 पर जाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे और आपके जैसे लोग जो जिनके पास 5-7 साल पुरानी गाड़ियां हैं, निश्चित रूप से हमें चिंता करने की जरूरत है और सरकार को हमें चिंता पर ध्यान भी देना चाहिए। ओवरऑल ये प्रोग्राम जो है कर सकते हैं कि देश के हित में है, इसमें मैं कोई दुमत नहीं। आपकी डिपेंडेंसी जो ऊर्जा के लिए दुनिया पर है, 85% जो आप डिपेंडेंट है बाहर पर, और इसके कारण आपको ब्लैकमेल भी किया, जियोपॉलिटिकल लेवल पर ब्लैकमेल भी किया जाता है, आपको इससे छुटकारा मिल पाएगा। देश की ऊर्जा सुरक्षा जो है, एनर्जी सिक्योरिटी है, वो इन्हेंस होगी। हमारे फार्मर्स है, एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है जॉब जनरेट होगा, जॉब क्रिएट हो सकता है। और साथ साथ जो है आपका जो है एनवायरनमेंट पर जो है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट को आप जो है फर्दर डिटोरेट होने से बचा सकते हैं। कार्बन इमिशंस को आप नहीं बढ़ने देंगे, हार्मफुल गैसेज या ग्रीन हाउस गैसेज को आप नहीं इमिट कर रहे हैं। इट विल बी अ बिग बूस्ट टू द एनवायरनमेंट। तो ओवरऑल मैं कहता हूं कि थोड़ा सा सरकार इस पर सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि भाई यदि इथेनॉल कंटेंट जो है ब्लेंडिंग की बढ़ानी है तो पुराने इंजन वालों को फोर्स न किया जाए कि वो नए कि हायर ब्लेंड इथेनॉल परसेंटेज वाले ब्लेंडिंग वाले जो है पेट्रोल खरीदें। उनको 20% से ज़्यादा नहीं उनको दिए, 20% वाला प्रोविज़न आप रखिए, वहीं पर आप 30%, 40%, 50% ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल बेचने के लिए जो है हर एक पेट्रोल पंप पर जो है एक डिस्पेंसेशन यूनिट अलग सेपरेट लगा दें। जो उससे लेना चाहे, दोनों के प्राइस डिफरेंस जो है डिपेंडिंग ऑन जो भी है अपना किया जाता है, लेकिन ऑप्शन जो है पब्लिक पास होनी चाहिए कि हमारी पुरानी गाड़ी है, हम कुछ साल और चलाना चाहते हैं तो हमें वो मिलना चाहिए। दिस इज ये यदि सरकार ऐसा करती है तो मेरा मानना है कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला प्रोग्राम ओवरऑल यदि आप देखें तो इस कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी जो है जितनी कम रहे वो अच्छा है। हमने ईरान वार में देखा, हमने यूक्रेन वार में देखा, जैसे ही कुछ शुरू होता है पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ऑप्शंस आपके मंगाने के कम हो जाते हैं। देखिए कैसे हूथियों ने बाबल मंदिर को जो है बंद कर रखा था, तो रशिया से भी ऑयल मंगाना मुश्किल हो गया था। ये सब सारी चीज़ें जो है होते रहती हैं। तो जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी उस पर कम रहे, जितनी कम हो सके हमारी डिपेंडेंसी बाहर से, पर इतना ही बेहतर है देश के लिए। ओवरऑल मेरा मानना है कि प्रोग्राम देश के लिए अच्छा है और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो पुराने हमारे जो कार इस्तेमाल करने वाले पुराने तरह के इंजन है, उनके लिए ये ऑप्शन होनी ही चाहिए कि अगले 10 साल तक जो है उनको जो है वैसे फ्यूल उनको मिले जिससे उनका इंजन सुरक्षित रहे और थोड़ा सा उनको माइलेज पर जो फर्क पड़ा है और उससे उनकी जेब पर फर्क पड़ा है, उसको भी किसी न किसी तरह सरकार जो है प्राइसेस को कम करके कंपनसेट करने की कोशिश करे। तो आई कैन से दिस प्रोग्राम इज वंडरफुल। तो धन्यवाद, आज के प्रोग्राम में यही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पर आपको एक इंसाइट मिला होगा कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।